हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कंप्लीट में से एक लेक्चर बचा था, है ना। आज वो लेक्चर जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। तो वो लेक्चर में आज हम क्या कंप्लीट करेंगे? आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं एम्प्लॉई एब्सेंटिज्म और लेबर टर्नओवर। अब भाई साहब ये क्या है? एक्चुअली क्या है ना, ये जो टॉपिक है अक्सर आप स्कूल में हर जगह सुनने को आता है आपके कि भैया एब्सेंट बोलते हैं ना। जैसे आप कॉलेज गए होंगे, ठीक है, मान लो क्लास में इंटरली होंगे और जब अटेंडेंस होता था तो बहुत सारे बच्चे आते थे, बहुत सारे बच्चे नहीं आते थे, है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो आते थे वो कहते थे प्रेजेंट सर, लेकिन जो बच्चे नहीं आते थे वो क्या करते थे? सर, कोई बगल वाला बोल रहा था एब्सेंट सर, करता था या नहीं करता था? जी बिल्कुल। तो ये भी क्या है? ये भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, स्कूल भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। जी बिल्कुल। तो इसी की बात आज जो है हमें करनी है। हालांकि यहाँ जो बात करनी है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है जहां हम लोग काम करते हैं, नहीं वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, यही बात वहीं से आया भाई। कलेक्टिव बार्गेनिंग वहीं के लिए है। तो उसी तरीके से ये जो लेबर टर्नओवर है और एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म है, वो दोनों वर्ड वही के लिए यूज किया गया है। अच्छा, एक तो ये। दूसरा, तैयारी कैसे चल रही है आपकी? सर बहुत अच्छी चल रही है, एकदम जबरदस्त तरीके से। इस बार तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या, ठीक है, कुछ लोगों ने बोला कि भाई कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप एमसीक्यू लेके आइए। ठीक है, बहुत सारा एमसीक्यू तो ऑलरेडी आपका दिया गया है ना। प्लस अगर कुछ और भी चाहिए तो आप एक बात ध्यान से समझिए कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको आएगा तो एमसीक्यू भी हो जाएगा, है ना। बात समझ रहे हैं? आप एकदम एग्जांपल सोचिए, क्या आपको रिटर्न लिखना है? नहीं, लिखना तो नहीं है सर कि हम आपको क्या करें। आपको क्या करना है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसी में से आपका एक आंसर होगा। तो सोचिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, आपको चीजें आ रही होगी, तो आंसर्स देना आपके लिए क्या होगा? इजी होगा। तो देखिए, आप थोड़ा सब्र करें। मैं ये वाला इंडस्ट्रियल रिलेशन का लास्ट लेक्चर है, इसको खत्म करने के बाद अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं इंडस्ट्रियल रिलेशन के। उसके बाद फाइनेंस, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थोड़ा बचा हुआ है ना। उसके बाद हम जो है पूरी तरीके से, और इनकम टैक्स, ये 2 चीज बचा हुआ है। इसके बाद पूरी तरीके से एमसीक्यू पे ही लगेंगे। हालांकि बीच बीच में मैंने बहुत सारा एमसीक्यू कराया है, आप जाके देखिए। ऑडिट के एमसीक्यूज होंगे, 100 से 150 क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर पीजीटी वाले होंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आप एक बार इसको जाके देख लीजिए। चलिए, तो आज ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां क्लास में और शुरू करते हैं एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म। इसके साथ साथ क्या, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी का सर्च करिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल, इसको आप इस बटन पे क्लिक करिएगा और इसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। प्लस अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ना तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कहें, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि भैया आपको कोई क्वेरी तो आ रही है ना। चलिए, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 22। 22 लेक्चर हैं। अभी सिर्फ इनकम टैक्स और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे चीजें हो चुकी हैं। आप जाके एक बार जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले सारे लेक्चर लगा के चले जाना, मजा आएगा आपको, है ना। चलिए, तो एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म की बात करते हैं। अब देखिए सर, एब्सेंटिज्म का क्या मतलब हुआ कि भैया जब भी कभी कोई एम्प्लॉय, ठीक है, एब्सेंट करता है तो क्या ये बिना परमिशन के करता है, एम्प्लॉयर के परमिशन के साथ करता है, कैसे करता है? अगर आप एक बात बोलूं कि जब कोई काम करने के, मान लो कोई एम्प्लॉय है जो काम करने के लिए जाता है, ठीक है, और उसकी इच्छा होने के बावजूद, ठीक है, वो अगर काम पे नहीं जाता है या किसी भी तरीके से काम पे नहीं जाना, इसको क्या कहते हैं? एब्सेंटिज्म। जैसे अगर हम बात करें स्कूल की, तो जब हम स्कूल जाना होता था तो 3-4 ऑप्शन तो होते थे हमारे पास कि भैया एक तो बहाना बना के नहीं गए, ठीक है, दूसरा रियल में कोई रीजन आ गया नहीं गए, तीसरा भाई साहब क्या कहते हैं, पापा मम्मी रोक लिए, कोई भी रीजन रहता था, हम एब्सेंट कर जाते थे। बशर्ते उसका शर्त ये होना है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से छुट्टी ना होना पाए। एब्सेंटिज्म एब्सेंट तभी कहलाएगा जब एम्प्लॉय खुद की तरफ से, चाहे वो विलफुली ले ले, मतलब अपनी इच्छा से ले ले, चाहे वो किसी और रीजन से ले, एब्सेंट रहे। बात समझ में आया? जी सर। आइए देखिए क्या कहता है। कह रहा है
एब्सेंटिज्म इज अ सिंपल टर्म्स में क्या है भाई, refers to failure of an employee to report for duty when he is scheduled to work। देख रहे हो कि भैया बोल रहा है जब कोई एम्प्लॉय फेल कर जाए रिपोर्ट करना अपनी ड्यूटी पे, जब उसका काम डिसाइडेड हो, उसी को बोलते हैं क्या, एब्सेंटिज्म। क्लियर भाषा में लिखा है कि भैया हमको काम पे जाना था, किसी कारणवश आज हम काम पे नहीं जा पाए। टाइप्स ऑफ एब्सेंटिज्म अलग अलग चीज है, क्या क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए एब्सेंटिज्म क्या होता है। अगर अच्छा एक सवाल है आपका, आप बताइए कमेंट में, अगर मान लेते हैं कोई एम्प्लॉयर जो है अपनी तरफ से कोई छुट्टी दे रहा है, तो क्या वो भी एब्सेंटिज्म के अंदर आएगा? नहीं सर, वो एब्सेंटिज्म के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एब्सेंटिज्म के अंदर ये होता है कि एम्प्लॉय खुद ही किसी भी बहाने से, चाहे वो रियल रीजन हो, अनरियल हो, विलफुल हो, किसी भी बहाने से वो अपने काम पर नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? जी सर। इसीलिए क्या कह रहा है, इट इज एन अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द वर्कप्लेस। अनऑथराइज्ड एब्सेंस है। एब्सेंटिज्म रिफर्स टू अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय और फ्रॉम हिज जॉब। अपने जॉब से अनऑथराइज्ड एब्सेंस करना, एब्सेंट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, एब्सेंटिज्म कहलाता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट इन्हीं लोग के लिए, किनके लिए, एम्प्लॉय के लिए। कह रहा है क्या, ये क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है एब्सेंस इज द फेलियर ऑफ एन एम्प्लॉय टू रिपोर्ट फॉर वर्क ऑन ड्यूटी व्हेन ही इज शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन हिज ड्यूटी। तो ये तो बात वही है कि भैया एब्सेंस का मतलब क्या बोला, फेल्योर हो जाना, कि काम पे आपके लिए काम डिसाइडेड था बट आप वहां रिपोर्ट नहीं कर पाए। कह रहा है एन एम्प्लॉय इज टू बी कंसीडर्ड एज शेड्यूल्ड टू वर्क। क्या बोला, एम्प्लॉय इज टू बी कंसीडर्ड एज शेड्यूल्ड टू वर्क when the employer has work available। बोल रहा भाई साहब एम्प्लॉय को कंसीडर किया जाता है कि वो वर्क के हिसाब से मतलब शेड्यूल कर दिया है, काम डिसाइड हो गया है, और एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर के पास काम अवेलेबल है फॉर हिम एंड द एम्प्लॉय इज अवेयर ऑफ इट, और एम्प्लॉय क्या है, अवेयर हो से। मतलब सीधा सीधी बात जाना कि काम पड़ते ही, जैसे मान लो मुझे क्या है, मैं किसी ऑफिस में काम करने जाता हूं, मुझे पता है मेरी ड्यूटी आज है, कल मेरी ये मीटिंग है, सब कुछ मुझे पता है, और मैं किसी कारणवश ऑफिस नहीं जा पाऊं, दैट इज कॉल्ड एब्सेंटिज्म। बात समझ में आई? जी सर। चलिए टाइप्स ऑफ एब्सेंटिज्म क्या क्या है देखिए। कह रहा है एब्सेंटिज्म इज द 4 टाइप्स, ऑथोराइज्ड एब्सेंटिज्म, अनऑथोराइज्ड एब्सेंटिज्म, विलफुल एब्सेंटिज्म और कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड वंस कंट्रोल। बोल रहा है देखिए, सबसे पहला ऑथोराइज्ड एब्सेंटिज्म। ये एब्सेंटिज्म तब होता है जब आप परमिशन लेके छुट्टी मारते हो। जैसे ऑफिस के, ठीक है, 4 मेल लिखा को किसी भी तरीके से परमिशन ले लिया और उसके बाद आपने एब्सेंट किया, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड एब्सेंटिज्म। अनऑथराइज्ड होता है जब ऐਵੇਂ ही आप मार दिए बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाने हुए, है ना। उसके बाद है विलफुल, जानबूझकर मार दिए। और एक है कोई सर्कमस्टेंसेस आ गया, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्रेंड कहीं किसी तरह से हो गया, परिवार में किसी को कुछ हो गया, खुद को एक्सीडेंट हो गया, तो तब जो आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसको बोलते हैं कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस। सामने बियॉन्ड वन कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में नहीं था और वो हो गया, इस वजह से हमने एब्सेंट कर दिया। आई एक एक करके पढ़ते हैं। कह रहा है ऑथराइज्ड एब्सेंटिज्म, क्या कह रहा है, इफ एन एम्प्लॉय एब्सेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम वर्क बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज सुपीरियर एंड अप्लाइंग फॉर लीव, सच एब्सेंटिज्म इज कॉल्ड ऑथराइज्ड एब्सेंटिज्म। देख लो, क्या ना, एक एम्प्लॉय जो एब्सेंट करता है खुद, है ना, किससे, टेकिंग परमिशन फ्रॉम सुपीरियर, अपने सुपीरियर से परमिशन लेकर अपने काम से जब वो एब्सेंट करता है और लीव के लिए अप्लाई करता है, उसको कहा जाता है ऑथराइज्ड एब्सेंटिज्म। देखिए दूसरा है अनऑथराइज्ड एब्सेंटिज्म। क्या होता है भाई, आइए देखते हैं। कह रहा है इफ एन एम्प्लॉय एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम वर्क विदाउट इन्फॉर्मिंग और टेकिंग परमिशन और विदाउट अप्लाइंग फॉर लीव, सच एब्सेंटिज्म इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड एब्सेंटिज्म। ये भाई साहब मन चला है, अपना मनमानी करता है, बता रहा है बात यार बॉस क्या करेगा, हम देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, है चलो हम छुट्टी मारते हैं, देखते यार, छोड़ो यार बॉस को, बाप बक करते रहते हैं, वो वाले है ये। कोई परमिशन नहीं लेंगे, कोई लीव नहीं देंगे, कोई अप्लाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे जब मन करेगा, है ना। उस तरह के एब्सेंटिज्म को अनऑथराइज्ड एब्सेंटिज्म कहते हैं। कह रहा है विलफुल एब्सेंटिज्म, कह रहा है इफ एन एम्प्लॉय एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी विलफुली, सच एब्सेंटिज्म इज कॉल्ड विलफुल
एब्सेंटिज्म। अब देखो विलफुल मतलब अपना मनमानी, अपनी इच्छा से कि भाई यार ठीक है ना यार, आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, छोड़ देते हैं, क्या होगा अपनी, उसको बोलते हैं विलफुल एब्सेंटिज्म, है ना। एब्सेंटिज्म कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड वन कंट्रोल, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है और वैसा कुछ घटना घट गया तो उसको बोलते हैं एब्सेंटिज्म कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस। If an employee absent himself from duty owing to the circumstances beyond his control, like involvement in accidents, sudden sickness, such absenteeism is called absenteeism caused by circumstances beyond one's control। तो ये चार तरीके के एब्सेंटिज्म होते हैं और ऐसा हम लोग करते भी थे, नहीं स्कूल में भी तो ये करते थे ना यार। एक कभी कभी जैसे कहीं में नानी घर जाना होता था या कहीं जाना होता था तो हम एप्लीकेशन प्रॉपर पापा साइन करा के लेके जाते थे। लेकिन अगर मन कर गया कि नहीं यार नहीं जाना है तो भैया कौन सा एप्लीकेशन और कुछ नहीं फालतू और विलफुल जानबूझ के, अरे यार आज मम्मी आज मन नहीं कर रहा है, आज नहीं जाएंगे, ठीक है मत जाओ, विलफुल एब्सेंटिज्म। और कॉज, मान लो किसी के यहाँ एक्सीडेंट हो गया, किसी की नानी दादी मतलब परलोक सिधार गई, तो उस समय बोलते हैं ना कि भैया दादी चल गए थे इस वजह से सर एब्सेंट हो गए थे और कोई काम नहीं था, तो ये हम लोग करते थे कॉलेज में, वही हाल है। व्हाई एब्सेंटिज्म हैपेंस, क्यों होता है भैया, क्यों एब्सेंट करते हैं लोग, सवाल तो होगा भैया क्यों एब्सेंट करते हैं लोग। देखो यार एब्सेंट करने का ना रीजन होता है ऑर्गेनाइजेशन में। देखो बचपन में तो स्कूल में तो वो तो बहानाबाजी था, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एब्सेंट कर रहा है ना तो उसका रीजन होता है। देखो क्या होता है, कह रहा है बिलो और सम डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉप रीजंस एब्सेंटिज्म में अकर, किस वजह से कर सकता है, बर्नआउट हो सकता है, कह रहा है overworked employees with a high stake role sometimes call in sick due to high stress and lack of appreciation for their contribution। देखो जल जाता है यार, कुछ लोग ना बहुत काम करने के बाद भी कुछ एम्प्लॉय को ना ही अप्रिसिएशन मिलता है और ना ही उन लोग को, मतलब हमेशा डांटते रहोगे चिल्लाते रहोगे, उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं दोगे अच्छा काम करने के बाद भी, तो कभी कभी लोग स्ट्रेस में हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं यार छोड़ो यार क्या रोज रोज जॉब जाओगे, तो उस केस में हैरेसमेंट करते हैं। हैरेसमेंट करने का क्या मतलब है, एम्प्लॉय हु आर हैबिचुअली पिक्ड ऑन आइदर बाय द सीनियर मैनेजमेंट पर्सोनियल और फेलो स्टाफर्स आर एप्ट टू डिच वर्क टू एस्केप द रिलेंटलेस अनप्रेजेंटस। देखो ये बोल रहा है भाई साहब हरासमेंट हो, चाहे वो बॉस के द्वारा हो, चाहे वो सेम वाला स्टाफ के द्वारा हो, चाहे किसी के भी द्वारा हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा कुछ है जहां हरास किया जा रहा है सामने वाले एम्प्लॉय को, तो भी एब्सेंटिज्म होगा, मतलब एब्सेंट करेगा एम्प्लॉय। चाइल्ड केयर एंड एल्डर केयर, अगर किसी एम्प्लॉय को छूट ना दी जाए, ठीक है, उनको सोचने का मौका नहीं दिया जाए, उससे मतलब बोलते हैं ना बचपन ऐसा किया जाए, बड़ा वाला समझा जाए, तो वैसे में ना एम्प्लॉय छुट्टी लेता है। चाइल्ड केयर लोगे तो भी और एल्डर केयर लोगे तो, अगर उसको बोल दोगे चलो ठीक है यार तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, तो भी हल्के में ले लेगा, और अगर वो बच्चे की तरह ट्रीट करोगे तो भी बोलेगा यार वो तो मान ही जाते हैं, तो दोनों केस में वो क्या करेगा, एब्सेंट करेगा। कह रहा है एम्प्लॉय माइट हैव मिस एक्सटेंसिव डेज ऑफ वर्क इफ दे आर चार्ज्ड and watching loved ones when regularly hired caregivers or babysitters become sick or temporarily cannot fulfill their obligations। वही बात है कि बच्चे की तरह ट्रीट करोगे तो वो भी बेबीसिटर्स टाइप करेगा, बोलेगा अरे यार नहीं हो पाया सर, माफ कर दीजिए ना सर, गुरुजी, ऐसे है ना। मेंटल इलनेस, अगर मानसिक क्षमता जो है उनकी कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे, डिप्रेशन में रहेगा, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, छुट्टी मार देगा। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय आपने सुना होगा ऑफिस में, अरे यार काम 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 पक गए काम करें, चलो यार छुट्टी लेते हैं, दिमाग खराब हो गया एकदम पूरा, है ना, सुनते होगे, तो वो बात है। कह रहा डिप्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ अमेरिकन एब्सेंटिज्म। डिप्रेशन क्या था, मेन कारण था किसका, अमेरिका के एब्सेंटिज्म का। According to statistics from the National Institute of Mental Health, इसके हिसाब से this condition often leads individual to abuse drugs और booze। देखो गाली गलौज करने से, ड्रग्स ये सब करने से, which in turn causes further missed days of work, और इसी वजह से क्या होगा, आपका काम रुक जाएगा, कम लोग आएंगे। डिसएंगेजमेंट, अगर एंगेज नहीं, अगर कोई भी एम्प्लॉय फील नहीं करेगा कि भाई मेरा एंगेजमेंट जरूरी है, तो ऊपर भी वो क्या करेगा, एब्सेंट करेगा। इंजरी और इलनेस, अगर कोई बीमार रहेगा और उस वक्त भी आप उसको जबरदस्ती फोर्स करेंगे तो भी आपके साथ दिक्कत होगा और वो ऑफिस नहीं आएगा, एब्सेंट कर जाएगा। इलनेस, इंजरी और डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स आर मेन रिपोर्टेड रीजंस एम्प्लॉय डोंट कम टू वर्क and the number of absentee cases dramatically rises during flu season। अच्छा फ्लू सीजन मतलब कोई जब कोई फ्लू का सीजन चल रहा होता है ना बीमार होने का, तो उस समय लोग क्या करते हैं, आपके एब्सेंट करते हैं। एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म 4 पेक्युलर फीचर्स, 4 फीचर्स हैं, आइए देखिए क्या क्या कब कब कैसे आपका
क्या होता है एम्प्लॉय का एब्सेंटिज्म होता है। ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो स्टडीज अंडरटेकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दीज आर सम पेक्युलर फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म। देखो माइक्रो स्टडी जब हुआ उस पे क्या 4 चीजें निकल के आई। कह रहा द रेट ऑफ एब्सेंटिज्म इज द लोएस्ट ऑन द पे डे। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दिन पैसा लेने का रहता है उस दिन एब्सेंट कोई करता है? सर कैसे करेंगे सर, उसी के लिए तो काम ही करते हैं। तो सबसे कम रहता है जिस दिन आपको पैसा देने का रहता है या पैसा लेने का रहता है वर्कर्स को, उस दिन कोई एम्प्लॉय क्या करेगा? नहीं करेगा, छुट्टी नहीं लेगा, एब्सेंट नहीं करेगा। कह रहा है इट इंक्रीजेज considerably on the days following the payment of wages to bonus. The level of absenteeism is comparatively high immediately after payday. हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है, पैसा लिया उसका कम से कम 2-4-5 दिन तक अच्छा से काम करेगा, आपका लोग जो है एब्सेंट नहीं करेगा। कह रहा when workers either feel like having a good time or in some other cases return to home to their village to make purchases for family or to meet them. The incidence of absenteeism both before and after a holiday has also been found higher than not on normal days. ये बात बिल्कुल सही है, जब कोई त्यौहार आता है या फिर कुछ फंक्शंस होते हैं तो उस समय फिर एब्सेंट लोग ज्यादा करते हैं। तो कह रहा दूसरा क्या है, द परसेंट ऑफ एब्सेंटिज्म इज जनरली हायर इन द राइट शिफ्ट देन दी नाइट शिफ्ट इन द डे शिफ्ट। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि एब्सेंट करने का जनरली जो है नाइट शिफ्ट वाला का ज्यादा होता है डे शिफ्ट से। क्यों? कह रहा दिस इज बिकॉज द वर्कर्स इन द नाइट शिफ्ट एक्सपीरियंस ग्रेटर डिस्कम्फर्ट अनइजीनेस इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क देन दे डू ड्यूरिंग डे टाइम। अरे यार काम तो दिन में ही किया जाता है ना, रात में तो उल्लू जगते हैं, है ना। हालांकि बहुत सारे लोग रात में काम करना पसंद करते हैं, बट मेरे हिसाब से भाई रात जो है वो सोने के लिए अंधेरा है ना, और उजाले में आप काम करिए, मजे में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं नाइट शिफ्ट में गलत एक्सपीरियंस कर लेते हैं, मतलब अनइजीनेस हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, इस वजह से वो छुट्टी ले लेते हैं। करिए तीसरा है, कह रहा था परसेंटेज ऑफ एब्सेंटिज्म इज मच हायर इन द कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज देन इन द ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्री। ये बात बिल्कुल सही है, जो कोयला माइनिंग वाले में जो एब्सेंट करने का जो ये होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो ना कोयला वगैरह में रख के अंदर रख के ना पूरा मतलब पक जाते हैं पूरा। यार सोचो उस जगह पे रहना कितना टफ होता होगा, तो वहां पे लोग ज्यादा एब्सेंट करते हैं। कह रहा है क्यों? कह रहा दिस इज हाई परसेंटेज ऑफ एब्सेंटिज्म ड्यू टू द एंगेजमेंट ऑफ लेबरर्स इन द फील्ड, मैरिज और फेस्टिवल्स व्हिच टुगेदर आर एस्टिमेटेड टू अकाउंट फॉर अबाउट 75% इन द केसेस ऑफ विड्रॉवल्स, ड्रंकनेस एंड रिलैक्सेशन सिकनेस। तो ये क्या बोल रहा है और जो नॉर्मल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज है वहां पे कम रहता है आपका एब्सेंटिज्म का परसेंटेज, और लेकिन जो आपका कोल फील्ड है माइनिंग है इसमें ज्यादा रहता है। एब्सेंटिज्म इन इंडिया सीजनल इन कैरेक्टर, ये भी बात बिल्कुल सही है, सीजन के हिसाब से होता है। जब सीजन अच्छा हो तो नहीं करेंगे, जब सीजन कम हो तो क्या करेंगे, आपका एब्सेंट करेंगे। जैसे खेती वेती का सीजन हो तो कर देते हैं। देखो इट इज द हाईएस्ट ड्यूरिंग मार्च अप्रैल में when land has to be prepared for monsoon and sowing, also the harvest season September से October when the rate goes as high 40%। तो ये बात बिल्कुल सही है, 3-6 महीना में जो लोग हैं वो एब्सेंट ज्यादा करते हैं और 6 महीना में कम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय खेती करनी होती है। बात समझ में आ रही है जी सर? तो चलिए ये था आपका क्या एब्सेंटिज्म। अब लेबर टर्नओवर क्या है? लेबर टर्नओवर कहने का मतलब है कि जब एम्प्लॉय जो है, इसको स्टाफ टर्नओवर कह लो, एम्प्लॉय टर्नओवर कह लो, सब चलेगा, है ना। जब स्टाफ या कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं लेबर टर्नओवर। देखो लेबर टर्नओवर आल्सो नोन एज एम्प्लॉय और स्टाफ टर्नओवर इज द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लीव देयर जॉब्स। अपने जॉब छोड़ देते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी एम्प्लॉय जब अपने जॉब को छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। कह रहा है इट कैन बी बिकॉज ऑफ एट्रिशन, ले ऑफ और रेजिग्नेशन। किसके लिए? ले ऑफ, छट्टी हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, इस वजह से लेबर टर्नओवर होता है। कह रहा है इट इज नेसेसरी टू मेजर एम्प्लॉय टर्नओवर बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द स्टेट ऑफ ए वर्क प्लेस एंड ऑल्सो हेल्प सीनियर लेवल मैनेजमेंट टू टेक मेजर टू डिक्रीज इट। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों जरूरी है भाई एम्प्लॉय टर्नओवर? क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मिल जाता है किससे काम करने, कैसे काम करना नहीं करना है, और सीनियर लेवल मैनेजमेंट को हेल्प हो जाता है कि वो किस तरह से इसको डिक्रीज
कर सकते हैं। लेबर टर्नओवर रेट क्या है, देखो ये कह रहा है इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय लिविंग द कंपनी विद इन द सर्टेन पीरियड। क्या बोला, मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय जो कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं सर्टेन पीरियड में, उसका मेजरमेंट है। लेबर टर्नओवर रेट मतलब एक एम्प्लॉय का किसी पीरियड में छोड़कर जाने का मेजर करना, है ना। चलो करेक्ट, कंपनी यूजुअली एक्सप्रेस दिस मैट्रिक एज एनुअल रेट, एनुअल रेट की तरह इसको लिया जाता है, कंपनी मेजर करती है ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए परसेंटेज की तरह देखती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टिपिकली यूज दिस टू मेजर हाउ इफेक्टिव अ कंपनी मेथड आर रिटेनिंग एम्प्लॉइज। तो देखो एचआर डिपार्टमेंट जो होती है ना, वो इसको मेजर करती है कि कितने इफेक्टिव तरीके से कोई भी कंपनी जो रिटेन करके एम्प्लॉय को रख पा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जिस कंपनी में एम्प्लॉय ज्यादा दिन तक टिकते हैं उसका लेबर टर्नओवर कम होगा, लेकिन अगर जिस कंपनी में एम्प्लॉय जल्दी जल्दी चले जाते हैं उसका लेबर टर्नओवर ज्यादा होगा। देखो कह रहा है हाई टर्नओवर रेट शोज पुअर कंपनी कल्चर। अब ऑब्वियस सी बात है यार, रोज रोज बंदा छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ खराबी है और इस वजह से वो कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो पुअर कंपनी कल्चर हो गया। एंड फ्लॉड हायर डिसीजंस, इन कॉन्ट्रास्ट अ लो टर्नओवर रेट शोज पोटेंशियल हायर क्लाइंट एंड इन्वेस्टर दैट कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल सिंस द वर्कफोर्स इज एंगेज्ड एंड सेटिस्फाइड इन देयर रोल। जो कंपनी लो टर्नओवर रेशियो बता रहा है, इसका मतलब कि वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ह्यूमन के साथ भी और सेटिस्फाइड है अपने वर्क रोल से भी, सब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, दैट इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर रेट। ज्यादा लेबर टर्नओवर रेट मतलब खराब कंपनी का कल्चर, अगर लेबर टर्नओवर रेट कम मतलब कंपनी का कल्चर बहुत बढ़िया। बात समझ में आया जी सर। कॉजेज ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, क्या है बात है, क्या रीजन है, क्यों होता है भाई साहब एम्प्लॉय टर्नओवर। कह रहा देयर आर टू सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज एम्प्लॉय टर्नओवर का, दो कॉज है, नेम अवॉइडेबल है, एक अनअवॉइडेबल कॉज है। देखो एक तो अवॉइड किया जा सकता है लेकिन दूसरा अनअवॉइडेबल है। हियर आर फ्यू कॉमन अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल फैक्टर्स दैट कॉज एन एम्प्लॉय टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। देखो कभी कभी क्या है ना, दोनों कारण, दो में से एक कारण, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो अवॉइड किए जा सकते हैं और कुछ कारण ऐसे जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसलिए एम्प्लॉय छोड़ के चले जाता है। एक्सेस वर्क, अगर आप बहुत ज्यादा काम कराओगे तो एम्प्लॉय छोड़ के भी चला जाएगा। क्या कह रहा है, व्हेन एम्प्लॉय फील ओवरबर्डन बाय देयर वर्क रिस्पांसिबिलिटीज कंपनीज माइट नोटिस एन इंक्रीज्ड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। तो बोल रहा भाई साहब जब आप उसको ओवरबर्डन काम कराओगे, रात दिन खटते रहो बोलोगे, तो वो भाई साहब काम छोड़ के चला जाएगा। इस वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर होता है, लीव करके चले जाते हैं। It is because they may become despondent and unproductive, और इसी वजह से वो क्या बोले डिस्पोंडेंट हो जाते हैं और अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। एंड समटाइम्स दे माइट लॉस इंटरेस्ट इन दी जॉब, और इसी वजह से उनका जॉब में इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जो कंपनी आपको आपके परिवार का ध्यान, आपका ध्यान, आपके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगी वहां रहोगे, या फिर जो सिर्फ काम पे ध्यान देगी वहां, सर जो मेरे लिए सोचेंगे ना हम वहां रहेंगे। यू मे चेक द वर्कलोड इफ ऑल एम्प्लॉय टू मेक श्योर यू एलोकेट वर्क इवनली, इफ दे आर नॉट आस्क पीपल टू टेक ऑन सम टास्क ऑफ दोज हु हैव मोर वर्क टू फिनिश। तो बोल रहा है आप चेक कर सकते हैं कि क्या एम्प्लॉय का वर्कलोड सबका बराबर है, अगर बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर आप उससे बोल सकते हैं कि भैया हमको ज्यादा काम मिला है, तो जब एक्सेस काम मिल जाता है तो एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं। इनसफिशिएंट रिकॉग्निशन, अच्छा काम करने के बाद भी अगर और रिकॉग्निशन ना मिले तो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन दैट वैल्यू द प्रेजेंस एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर एम्प्लॉय आर मोर लाइकली टू हैव ए लो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू देते हैं किसको, अपने एम्प्लॉय को, उनके कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने काम किया है उसकी सराहना करते हैं, तो आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कम होगा, मतलब आपका कल्चर अच्छा माना जाएगा। लेकिन द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू मतलब वही चीज कि अगर आप भाई साहब आप उसके प्रेजेंस को ध्यान नहीं देते, आप कंट्रीब्यूशन पे ट्रीट नहीं करते, तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट सीधा सीधी हाई हो जाएगा, मतलब लोग जल्दी जल्दी छोड़ के जाने लगेंगे, है ना। द लैक ऑफ एम्प्लॉय रिकॉग्निशन कैन लीड टू लो एम्प्लॉय मोरल एंड डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर एम्प्लॉय का रिकॉग्निशन नहीं होगा तो एम्प्लॉय का मोरल भी कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, विच में कॉज इंक्रीज इन स्टाफ टर्नओवर रेट, और जिसकी वजह से स्टाफ टर्नओवर रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैनेजर्स हु कंटिन्यूअली प्रोवाइड फीडबैक एंड रिकॉग्निशन फॉर अ जॉब वेल डन आर लाइकली टू रिटेन देयर टीम फॉर लॉन्ग टाइम। तो बोल रहे मैनेजर जो किसी भी एम्प्लॉय को उसको फीडबैक देते हैं, उसका रिकॉग्निशन देते हैं उसके जॉब को, तो वो लंबे समय तक जॉब में बना रहता है। कोई भी यार, हर किसी को ना
रिकॉग्निशन चाहिए, हर किसी को ना पहचान चाहिए, अगर वो मिलता है तो फिर वो क्यों छोड़ के जाएगा। पुअर कंपनी कल्चर, अगर पुअर कंपनी कल्चर खराब है तो भैया लोग भागेंगे ही, है ना, फिर लेबर रेट जो है वो हाई रहेगा ही। कह रहा है इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कल्चर दैट इज कंड्यूसिव टू ग्रोथ इट कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इट्स एम्प्लॉइज। When people do not operate in a positive culture, they can become stressed and unhappy with their job. ये बात बिल्कुल सही है, अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं रहा तो उसका एम्प्लॉय पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की वजह से जो है वो पॉजिटिव कल्चर नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस में रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे, और इसकी वजह से आपका जो लेबर टर्नओवर रेट है वो बढ़ जाएगा और लोग छोड़ के चले जाएंगे। कह रहा दिस इज यूजुअली नॉट आइडियल for any company because it increases staff turnover and as a result it may become increasingly expensive and difficult to hire top talents if they develop a poor reputation। और ये बात बिल्कुल सही है कि भैया अगर आप उसको पहचानोगे नहीं, आप समझोगे नहीं कि ये अच्छा एम्प्लॉय, तो आपके जो टॉप लेवल के एम्प्लॉय वो चले जाएंगे, उसके बाद आप बजाते रहना है। A company may proactively work to improve their company culture and make sure it supports its employees। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अपनी कंपनी में इंप्रूव करें कंपनी के कल्चर को और उसके एम्प्लॉय को सपोर्ट करें तो लेबर टर्नओवर रेशियो जो है वो कम होगा ही होगा। चलिए, इनएडिक्वेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके एम्प्लॉय साल 2 साल से काम कर रहा है और वहीं पे है, तो फिर वो छोड़ के चला जाएगा। कह रहा था मॉडर्न वर्कफोर्स प्रायोरिटीज लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज व्हेन ज्वाइनिंग अ न्यू कंपनी। जब वो कोई भी कंपनी ज्वाइन करता है तो वो नई चीजें सीखना चाहता है, अगर वो नई चीज आपको वहां नहीं मिलेगा तो वो छोड़ के चला जाएगा। If there is a lack of such opportunities, new employees may not join and existing employees may want to leave for a company that can provide them with a growth opportunities। तो ये बात बिल्कुल सही है ना यार, कहीं भी कोई भी ग्रोथ चाहता है, अगर जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं मिलेगा वो छोड़ के चले जाएगा ही। लेबर टर्नओवर रेशियो बढ़ा, घटाने का चांसेस नहीं, घटाएगा तब जब डेवलपमेंट करेगा उसका, है ना जी। कह रहा है often the inability to get timely raises and promotions can persuade people to leave an organization। जॉब डिससेटिस्फैक्शन, अगर किसी को भी जॉब में डिससेटिस्फैक्शन मिला तो भी वो छोड़ के चला जाएगा। कह रहा बीइंग डिससेटिस्फाइड वंस जॉब रिजल्ट्स इन पुअर परफॉर्मेंस व्हिच कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन एन एम्प्लॉय लिविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। A few ways prevent employee turnover due to job dissatisfaction, including having a clear work structure, giving employees clear objective and goals, and giving employee clear rewards for excellent job performance। देखो, जॉब डिससैटिस्फैक्शन होने का रीजन है कि भैया उसको आप प्रेज नहीं कर रहे हो। प्रेजल अगर आप उसको दोगे, उसको आप क्लियर ऑब्जेक्टिव बताओगे, उसके वर्क का स्ट्रक्चर बताओगे, गोल्स बताओगे, रिवॉर्ड्स दोगे उसके एक्सेलेंट परफॉर्मेंस पर, तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करोगे तो इसके विपरीत आपका लोग छोड़ के आपको चले जाएंगे। इनसफिशिएंट सैलरी, अगर सैलरी भी सफिशिएंट ना हो तो भी दिक्कत आएगी, तो भी लोग आपको छोड़ के जाएंगे। मतलब अगर वो काम कर रहा है आप उसके सैलरी को नहीं बढ़ा रहे हो तो भी लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। पर्सनल इश्यूज, अगर कोई पर्सनल इशू भी उसके साथ है तो भी आपको लोग छोड़ के चले जाएंगे। कह रहा व्हेन एम्प्लॉय लीव वॉलंटरी फ्रॉम देयर वर्कप्लेस द रीजंस कैन वेरी। देखो, रीजंस भी वेरी कर सकता है ना, कुछ पर्सनल, सम एम्प्लॉयज इवन कैन लीव बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस सच एज हेल्थ इश्यूज, डेथ इन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग। अब पर्सनल इश्यूज की वजह से भी लोग छोड़ के जाते हैं कि भैया मान लो किसी का डेथ हो गया, किसी को सिटी शिफ्ट करना है, शादी ब्याह हो गया तो हस्बैंड कहीं और काम करते हैं वहां चले गए, ये सारा रीजन भी हो सकता है। पुअर परफॉर्मेंस, अगर कोई बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस भी रहा तो भी आपको दिक्कत झेलना पड़ सकता है और आप एम्प्लॉय वो छोड़ के चले जाते हैं। कह रहा वेल ट्रेन्ड स्टाफ इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल कंपनी। अगर कोई वेल ट्रेन्ड है तो ये तो क्रूशियल एस्पेक्ट होगा, लेकिन एन एम्प्लॉय जॉब कैन डिपेंड ऑन द वे दे कैन मैनेज देयर। अगर वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करेगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देगा, तो वो नहीं रह पाएगा, वो चला जाएगा, कंपनी उसको निकाल देगी। चलिए, अब क्या है रीजन, क्या मेजर्स, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मेजर्स टू कंट्रोल लेबर टर्नओवर, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट टू हाइव अ सर्टेन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर व्हिच इज कंसीडर्ड नॉर्मल to that industry and trade, but when the rate of labor turnover is considered high, अगर बहुत ज्यादा आपका लेबर टर्नओवर रेशियो है तो then if every effect should be made to reduce it, बहुत सारा इफेक्ट लाना पड़ेगा आपको। पहला, अपॉइंट करना पड़ेगा राइट मैन ऑन द राइट जॉब, सही पर्सन सही जॉब के लिए। फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सारे वर्कर्स को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इंप्रूवमेंट वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करना पड़ेगा।
प्रोविजन ऑफ फेयर वेजेस अलाउंसेस और अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स देना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा ट्रेनिंग फैसिलिटीज के लिए न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है, प्रोविजन मेडिकल फैसिलिटीज देना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए एम्प्लॉय के सिकनेस को, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए होगा, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में देना होगा, साउंड प्रमोशन एंड ट्रांसफर पॉलिसीज अपनानी होगी। तो ये सारा चीज अगर आप अपनाते हैं तो आपको क्या मिलेगा सर, आपको जो लेबर टर्नओवर रेशियो है वो डाउन हो जाएगा, लोग आपके कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट तरीके से काम करेंगे। लीजिए जी, ये था आपका लेबर टर्नओवर रेशियो और एब्सेंटिज्म, ये दोनों आपका हो गया खत्म। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।